मैंने ऐसी क्या गलतियां की अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के अर्ली अटेम्प्ट्स में जिसकी वजह से मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, और टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका हर बार प्रीलिम्स बहुत इजी मार्जिन से क्वालिफाई हो जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं मेरे साथ। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक प्रॉमिस कर रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर इस एग्जाम की फेज के अंदर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, है ना। मेहनत के बाद की चीजें हैं कि एग्जाम में क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये सब बात की बातें हैं। शुरुआत में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा 7 से 8 घंटे, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा डेली। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सोचो कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के दुनिया भर की यूट्यूब से स्ट्रेटेजी आप फाइंड आउट कर लो और प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लो, अभी तो नहीं होगा, क्योंकि 2023 का जो पेपर था उसमें एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, राइट। एलिमिनेशन को उन्होंने पूरी तरीके से लगभग काट दिया है। कुछ जगह पर आप कह सकते हैं एलिमिनेशन वर्क कर रहा है, बट ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑप्शंस के पैटर्न भी चेंज हो गए हैं, राइट। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपनी एजुकेशन में, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए, सबसे पहले आपको यूपीएससी के पेपर की डिमांड को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे आप? यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, वहां पर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का एक कंसेप्ट होता है। तो अब यूपीएससी की डिमांड क्या है, राइट। तब आप डिमांड को देखकर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। आप सप्लाई किसकी, कि आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना है जो आपको सूट कर रहा है और उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी रही है, राइट, वो चीजें। तो आपको डिमांड को समझना कैसे पड़ेगा, कि हम कैसे समझें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि यूपीएससी की डिमांड क्या है हमसे प्रीलिम्स में। ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 2011 से 2023 के पेपर देखने पड़ेंगे। एक एक क्वेश्चन उठाइए, उसको सर्च करिए, गूगल पर इंफॉर्मेशन लीजिए, और ये आइडेंटिफाई करिए कि यदि एक क्वेश्चन है, उसके जो 4 ऑप्शंस यूपीएससी ने सेट किए हैं, तो 3 उसमें से गलत किस प्रकार से हैं, स्टेटमेंट में क्या तोल मोल उन्होंने किया है, क्या आपको किस प्रकार से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन के दौरान, ये आपको समझ में कब आएगा? जब आप खुद से सेल्फ एनालिसिस करेंगे लगभग 10 साल के पीवाईक्यूज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। यदि आप यूट्यूब से देखकर या किसी टीचर की मदद से ऐसा करते हैं, डेफिनेटली आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक आपकी खुद की समझ नहीं होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के खेल को कई हद तक समझ पाएंगे और प्रीलिम्स को टैकल कर पाएंगे। फाइंड आउट करिए, राइट। जाइए वेबसाइट से, दुनिया भर की वेबसाइट से, यूट्यूब पर, गूगल पर, जहां से आप बहुत इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट में पीवाईक्यू को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें तो नेक्स्ट है, अब देखिए यहां पर सिलेबस और पीवाईक्यू की चर्चा की गई है। आप बोलोगे प्रीलिम्स का तो कोई पर्टिकुलर सिलेबस है नहीं है, 4-5 लाइन में प्रीलिम्स का पेपर सिलेबस खत्म कर दिया है। बट नहीं, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ आप यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर की तैयारी मत करिए, है ना। यदि, क्योंकि जिससे आपके मार्क्स इंक्लूड होंगे वो तो मेंस ही है। तो मेंस का तो सिलेबस दिया है ना यूपीएससी ने, मेंस का तो सिलेबस अपलोड कर रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है। तो उस सिलेबस को अच्छी तरीके से, उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उस पर अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग करिए, कमांड होनी चाहिए, राइट। मेंस के सारे टॉपिक्स पर आपकी कमांड होनी चाहिए। हाँ, मेंस के कुछ हिस्से प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं जब आप प्रीलिम्स का पढ़ेंगे, बट मेंस की आपकी सारी समझ होनी चाहिए, राइट। दूसरा पीवाईक्यू, जो मैंने अभी आपको बताया। पीवाईक्यू तो देखिए, जैसे ये बुक है, मनराल सर की एक बुक आती है, इसमें 28 ईयर के प्रीलिम्स के पेपर हैं, लगभग इन्होंने 1995 से, राइट, क्वेश्चन दिए हैं 2023 तक। तो ये बुक अच्छी है, या और भी कोई बुक आती हैं जो पीवाईक्यूज के लिए हैं, उनको आप परचेज करिए और फाइंड आउट करिए 1995 से क्वेश्चन 2023 तक। देन आप ये समझ पाएंगे कि पैटर्न यूपीएससी का किस प्रकार से चेंज हो रहा है, और वो क्वेश्चन पहले फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अभी एंशिएंट और मेडिवल से ज्यादा आ रहे हैं, राइट। तो आपको डिमांड को समझना पड़ेगा, और डिमांड को समझने के बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना पड़ेगा, वो भी खुद से करना पड़ेगा, तब आप खेल समझ पाएंगे कि पेपर में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटीज। देखिए, यूपीएससी ने आपको सिलेबस दिया मेंस का, प्रीलिम्स का, इंटरव्यू का। यूपीएससी ने क्या आपको कोई भी एक बुक लिस्ट दी है कि इस बुक लिस्ट को पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, राइट। चाहे वो कोई भी बुक लिस्ट हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, कोई भी किताब हो,
यानी क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले एनसीईआरटी। रीजन क्या है, ये कोई प्राइवेट पब्लिशर की बुक नहीं है, ये खुद गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, राइट। एनसीईआरटी गवर्नमेंट ने पब्लिश करी है। तो जब कोई क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादातर क्वेश्चन कहां से निकालेगा, एनसीईआरटी से, कोई प्राइवेट पब्लिशर से नहीं निकालेगा। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्लास 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी, इसमें सारी एनसीईआरटी खैर कंपलसरी नहीं है, कुछ एनसीईआरटी जरूरी है। तो क्लास 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप इल नीनो के बारे में पढ़ रहे हैं, ला नीना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इनका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इंडिया की ज्योग्राफी पर इसका क्या उपयोग है, किस प्रकार से ये काम करते हैं। कि इल नीनो की डेफिनेशन रटली काम हो गया, ऐसे प्रीलिम्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी प्रीलिम्स में। अभी रटने वाले लोग तो बाहर हो ही रहे हैं, राइट। और 2023 का पेपर आप देखिए, बहुत ज्यादा डाइसी हो गया है। और 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें लोग कह रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ ये प्रूफ कर सकता हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, चाहे वो कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के हों, हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, राइट। आपको मैं इस पर वीडियो भी अपलोड करूंगा कि एनसीईआरटी के पेजेस वहां पर पेस्ट करूंगा और आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि देखिए यहां से सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रीलिम्स में डाला गया है, राइट। तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। कुछ आप ओल्ड एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हैं, राइट, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा है, या मॉडर्न जो न्यू एनसीईआरटीज हैं वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिमिट रिसोर्सेज। देखिए अभी आप अपने रूम में एक किताब, एक सब्जेक्ट के लिए 3 4 5 10 किताब रख लें, कोई फायदा नहीं है। शुरुआत में जो मैंने गलतियां की क्या की बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इनिशियली मुझे एनसीईआरटी से समझ नहीं आया, तो मैंने ज्योग्राफी के लिए एक बुक आती है, राइट, वो परचेज कर ली कि उसमें थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग हो सके। फिर उसके बाद मैंने पीएमएफआईएस की एक बुक परचेज कर ली, राइट। फिर उसके बाद जीसी लिया। अब इतनी सारी किताबें पढ़ तो ली, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बट रिवीजन की बात करें तो जब एग्जाम टाइम आया तो सब कुछ भूल गया। मतलब एक कंसेप्ट बिल्डिंग ढंग से नहीं हो पाई, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं हो पाया सब्जेक्ट को लेकर। ऐसे ही मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए 2 2 3 3 रिसोर्सेज को, राइट, चूज किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप क्या करेंगे कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसके लिए एक किताब को चूज करिए। एनसीईआरटी अलग है, मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहा हूं। रिसोर्सेज को जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा है। लिमिट करिए रिसोर्सेज को और रिवीजन को मैक्सिमाइज करिए। आपको रिवीजन को मैक्स करना है, जितना ज्यादा कर सकते हैं रिवीजन, यानी कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, वन सब्जेक्ट वन स्टैंडर्ड बुक। फॉर एग्जाम्पल यदि आप इंडियन पॉलिटी पढ़ ली है एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, फिर आपने इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, बस सफिशिएंट। इसके अलावा आपको कोई तीसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि यदि आप इसके अलावा फिर आप कोई और बुक उठाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में ही बहुत सारी बल की बुक है। लक्ष्मीकांत छोटी किताब नहीं है। फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी, 11th की एनसीईआरटी तो नेसेसरी है, राइट। इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितनी कम किताबें आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा बार मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपने रिवीजन को, और उतनी ज्यादा आपके माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी। क्योंकि जब आप पेपर हॉल में होते हैं, सॉरी एग्जाम हॉल में होते हैं, उस दौरान क्या होता है, यदि हमारे माइंड में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को लेकर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कि यार ये याद है नहीं याद है, डेफिनेटली आप उसका आंसर गलत करेंगे। आपको क्वेश्चन को देखते से ही पता होना चाहिए ये मैंने पढ़ा है और इसका आंसर यही होगा, राइट। क्योंकि वहां पर एक टाइम की भी समस्या है कि लिमिटेड टाइम है ना, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, रीड न्यूज़पेपर विद डेली मैगजीन। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, वॉट एवर इट इज, कोई भी एक चूज करिए, बट उसके साथ मंथली मैगजीन डेली या मंथली में जो आती है वो आप मंथ के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सूट करे। कारण जैसे हमने न्यूज़पेपर एक बार पढ़ लिया, होगा क्या, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वो हमारे माइंड में उतनी दिनों तक स्टोर नहीं रह पाता। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आई है ना, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से, तो आपको मंथली मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि एक तरीके से वो रिवाइज हो सके। और न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो मैगजीन आती है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन होता है, तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो खुद से, राइट। वहां पे आपका टाइम भी लगेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़िए और अपने न्यूज़पेपर के साथ एक मैगजीन को, किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन को, एक मैगजीन उठाइए और उसको मंथली पढ़िए आप। नेक्स्ट है देखिए, शुरुआती में
मैं सिर्फ बुक्स पढ़ता गया, अपनी गलतियों पर काम करने की मैंने कोशिश नहीं की, सिर्फ बुक पढ़ते गए, टेस्ट देते गए, चलो ये कम नंबर आ रहे हैं इस पर काम कर लिया। नहीं, आपको पर डे क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है या इवेल्युएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि पॉलिटी से फंडामेंटल राइट पढ़ लिए तो उसके क्या लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, PYQs लगाइए, फंडामेंटल राइट से देखिए प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप उन क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं तो आपको कहीं हद तक आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, आप भूल पा रहे हैं कोई कंसेप्ट को, तो जाइए दोबारा एनसीईआरटीज और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत को उठाइए, रिवाइज करिए, फिर दोबारा टेस्ट दीजिए। जब तक आपको टेस्ट देना है, जब तक आपके नंबर पूरे नहीं आए PYQs में या हर क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए, राइट, तब तक आपको टेस्ट देना है। जैसे ही आपको लगे कि इस पर मेरी कमांड हो गई है, फिर आप नेक्स्ट कंसेप्ट पर, नेक्स्ट टॉपिक पर फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं, बट ये आपको करना है। और देखिए कारण क्या है, यदि आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो मेरी परफॉर्मेंस है उसका ग्राफ अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, राइट, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो उसको आपको समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद से एवेल्युएट करना पड़ेगा खुद को। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। अगर टेस्ट सीरीज की यदि मैं पर्टिकुलरली बात करूं, ये नॉलेज पर्पज से ज्यादा काम नहीं आती हैं, क्योंकि इनमें जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं ना, वो यूपीएससी की डिमांड को कहीं हद तक सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। बस इससे आप ये कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है, राइट, उसको कहीं हद तक ये चेक कर सकते हैं, ये एनालिसिस कर सकते हैं जो मैंने पढ़ा है वो कितना याद है मुझे, कितना याद नहीं है। दूसरा, टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है कि आपके पास जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले पॉलिटी उठानी है क्वेश्चन पेपर में, या एनवायरमेंट उठाना है, ज्योग्राफी उठानी है, क्या उठाना है, राइट, कौन से आपकी कौन से सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है। दूसरी बात, आप OMR शीट को कैसे फिल आउट करेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वहां पर, राइट, ये सारी चीजें, और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 80 करेंगे, 85 करेंगे, 90 करेंगे, ये सारी जो स्ट्रेटेजी है ये सारी आपकी खुद से बनेगी जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। और करंट सिनेरियो को देखते हुए यदि मैं एक नंबर रिकमेंड करूं टेस्ट सीरीज का, वो लगभग लगभग 50 होगा, मिनिमम 50 टेस्ट तो आपको देने चाहिए प्रीलिम्स के। प्लस इसमें सी सेट भी इंक्लूड कर लीजिए। अभी तो लगभग सी सेट के भी आपको 25 टेस्ट देने चाहिए, मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत डाइसी हो गया सी सेट का पेपर। अभी बहुत से लोगों का जीएस निकला है, सी सेट में रह गए हूँ, सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। सी सेट का पेपर टफ आ रहा है, क्योंकि मैथ्स यार है ना, अभी 10th का बोलते हैं, 10th लेवल का मैथ्स नहीं है, अच्छा खासा मैथ्स आ रहा है उसमें, आसानी से सॉल्व नहीं होगा। रीजनिंग भी, और इवन अभी जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था, आरसी का पार्ट था, वो भी बहुत लेंथी कर दिया उन्होंने, टिपिकल कर दिए क्वेश्चंस। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। सी सेट की तैयारी करिए पहले दिन से, जैसे आप जीएस के लिए करते हैं वैसे ही सी सेट के लिए तैयारी करिए, वरना प्रीलिम्स का ख्वाब भूल जाइए। आप सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे यदि आप आखिरी के 1-2 महीने में तैयारी कर रहे हैं सी सेट के लिए। तो नेक्स्ट है एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। सबसे जरूरी बात, देखिए जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, बट पता ही नहीं है कि पेपर किस प्रकार से करें। क्वेश्चन पेपर को देखा, पहले क्वेश्चन से करने लग गए, देखा कि शुरुआत के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, कॉन्फिडेंस 0 हो गया। अब क्या करें? तो जो पूरी परफॉर्मेंस थी एग्जाम डे वाले दिन बेकार हो गई। क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन पेपर को जैसे आपके हाथ में आए, एक एक पन्ने को पलटिए, पहले देखिए कि पैटर्न क्या है। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ पलटना है, पेजेस को चेक करना है कि पैटर्न क्या है, कौन से ऑप्शंस उन्होंने सेट किया, ओनली 1, ओनली 2, या एलिमिनेशन वर्क करेगा नहीं करेगा। तो कहीं हद तक आप एक बेसिक आइडिया लगा पाएंगे कि पेपर इजी है या टफ है या मॉडरेट है। ये आइडिया लगने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितनी गैस वर्किंग करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। दूसरी बात, एग्जाम डे वाले दिन जैसे पहला जीएस पेपर होता है तो 9:30 बजे से होता है, तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले से ही 9:30 से 11:30 बजे ही अपना टेस्ट देना है। फिर जो सी सेट का एग्जाम होता है 2:30 बजे से, उसी ड्यूरेशन में दीजिए, क्योंकि दिन में क्या होता है, ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं 2:30 से 4 बजे के बीच में, उस वक्त थोड़ा रेस्ट रखते हैं, तो एग्जाम में भी आपको नींद आने लगती है ना, परेशानी होने लगती है सॉल्व करते वक्त। तो ये आपको स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से घर से ही प्रिपेयर करके जानी है, और वहां पर कोई आपको एसी नहीं मिलेगा, कोई कूलर नहीं मिलेगा, तो कोशिश करिए कि लो फैन पर आप एग्जाम को दीजिए। प्रीलिम्स जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसको लो फैन पर दीजिए, जिससे होगा क्या, एनवायरमेंट में सॉरी जो एग्जाम हॉल का एनवायरमेंट है उससे आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ पाएं कि वहां पर गर्मी होगी यार, है ना, गर्मी में पेपर होता है, मई में पेपर होता है, वहां पर गर्मी लगेगी आपको, उस ड्यूरेशन में आप कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये सब कुछ करिए, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं, आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ये सभी चीजें यदि आपने अडॉप्ट कर लिया, प्रीलिम्स आपका नहीं रुकने वाला है, डेफिनेटली। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।